संसद में छिड़ा सवाल, आरक्षण पर बवाल। ओबीसी में कौन रहेगा, कौन होगा बाहर? धर्म या हक की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई। सियासत की आग में तप रहा हर सवाल। भाईजान ओबीसी नहीं, गलत या सही? तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आरक्षण भारत का सबसे संवेदनशील और अहम मुद्दा है, लेकिन जब बात धर्म के आरक्षण पर, अधर्म के आधार पर आरक्षण की होती है तो यह मुद्दा और भी गर्म हो जाता है। ओबीसी आरक्षण का मूल मकसद क्या है? मकसद यह है कि समाज और पढ़ाई में पिछड़े वर्गों को फायदा पहुंचाना। लेकिन अब कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय की ओबीसी सूची में शामिल करके जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका मुद्दा संसद में गरमा गया। बीजेपी ने यह मुद्दा संसद में उठाया है। यह कहा है कि ओबीसी वर्ग से मुस्लिमों को बाहर किया जाए जो उनको आरक्षण मिलता है। धर्म बनाम हक की यह लड़ाई सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि राजनीति और समाज की दिशा को भी प्रभावित करती है। असल में भारत की राजनीति में यही वोट बैंक तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में आएगी, और इतनी जरूरत और ताकत के कारण ही ओबीसी को लेकर विवाद भी हमेशा गरमाया रहता है। हर पार्टी इसे साधने की कोशिश में नई नई चालें अपनाती रहती हैं। कभी धर्म का रंग भरकर तो कभी विकास और हक का दिखावा कर कर कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने से अल्पसंख्यक समुदाय को बराबरी के अवसर मिलेंगे, तो कुछ का कहना है कि इसमें असली पिछड़े वर्गों का हक छिनता है और यह संविधान की भावना के खिलाफ। जैसे ही यह मुद्दा संसद में आया तो हंगामा मच गया। विपक्ष ने विरोध जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण सही है, या फिर इसका असली मकसद केवल जरूरतमंद और पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाना है। आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। एक सर्वे किया है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि आज विवाद खड़ा किस मुद्दे पर था। असल में संसद में ओबीसी आरक्षण पर बवाल मचा। ओबीसी से भाईजान को बाहर करो, यह संसद में आवाज उठाई गई। यानी कि धर्म वर्सेस हक की सियासत संसद में आज जोरदार तरीके से उठाई गई। राजनीति के खेल में यह पूरा सवाल अब उलझ गया है और मुस्लिमों को आरक्षण जो दिया जाता है उस मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए, यह बात हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म के आधार पर क्या वाकई आरक्षण देना एक विवाद का विषय है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है जिस पर विवाद उठा। आपको बता दें कि राज्यसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लक्ष्मण ने ओबीसी से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया तो इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया। विवाद बढ़ने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तमाम जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ और ओबीसी से मुस्लिम समुदाय को बाहर करने की मांग उठाई गई। क्यों? आरक्षण धर्म नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर होना चाहिए, यह बात भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। मुस्लिम ओबीसी में जो वास्तविक हैं, पिछड़े वर्ग प्रभावित होते हैं। और विपक्ष ने यह भी कहा है कि यह जो बयान दिया जा रहा है यह बयान सिर्फ राजनीति से जोड़कर दिया जा रहा है। असल में यह बयान, ये मांग विभाजनकारी है और समाज में विभेद पैदा करती है। और इस मसले पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं के बयान भी आए हैं। वो क्या कहते हैं एक बार सुन लीजिए। OBCs, Muslims are enjoying, sir. Sir, I humbly
request the government to order a comprehensive review of such religion-based reservations. Our policy must focus on social and educational backward, not on religious identity alone. Only then can we protect the true spirit of social justice and ensure the benefits reach the most genuinely of society. Because Dr. Babasaheb Ambedkar has clearly mentioned reservation cannot be on the name of religion. Communal reservation cannot be entertained because the OBCs who are really they are representing the section. I urge upon the government to react on this. कहूंगा बेसिकली जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा, इनको बेसिक ना संविधान की समझ है ना बैकवर्ड क्लास कमीशन की समझ है। हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। जैसे अगर मंडल कमीशन का मैं उदाहरण दूं, कास्ट एंड कम्युनिटीज विच आर नोन बाय देयर ऑक्यूपेशनल नेम्स आर इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज। क्या कर रहे हो भाई? आग लगाना चाहते हैं देश में, संविधान में आग लगाना चाहते हैं। ये मर्म था और इस तरह के तरीके संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और मंडल कमीशन जिसके लिए हमारे पुरखों ने इतनी कुर्बानियां दी, 60 के ईस्वी से जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज उसको ये लोग एक पूरे के पूरे मनुवादी दृष्टिकोण से उसको खत्म करना। भारत के संविधान के खिलाफ शून्यकाल में जो प्रश्न उठाया है और जिसके समर्थन में भाजपा खड़ी हुई है, वो मंडल कमीशन की भावनाओं के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ है कि पिछड़ों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण न दिया जाए। अल्पसंख्यक मुस्लिम भी हैं और भी हैं, और ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, जहां जाति और धर्म नहीं देखा जा सकता है। इस पे संपूर्ण विपक्ष ने, एलओपी ने पहले ये उठाया और उसके बाद संपूर्ण विपक्ष ने बहिष्कार किया है, वॉकआउट किया है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भारत के संविधान में नहीं रहा, आज ये स्पष्ट हो गया। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ओबीसी आरक्षण है क्या और इसका असली मकसद क्या है। क्योंकि ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो समाज और पढ़ाई में पिछड़ चुके हैं। सरकार इन्हें नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देती है। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, सरकार इन्हें नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देती है। अब केंद्र में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। इसका मकसद सबको बराबरी का मौका देना है, इसलिए यह आरक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार 27% आरक्षण देती है। कई और राज्यों में भी आरक्षण दिया जाता है। किन किन राज्यों में यह आरक्षण दिया जाता है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो कि किस राज्य में कितना आरक्षण दिया जा रहा है उसको आप समझ लीजिए। ओबीसी आरक्षण की बात मैं कर रहा हूं तो अब राज्यों के जिक्र कर लेते हैं। केंद्र सरकार 27% आरक्षण दे रही है, जिसको मैंने बताया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी 27% आरक्षण देती है। बिहार की सरकार भी 27% आरक्षण देती है। मध्य प्रदेश में भी 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है। गुजरात में 27% आरक्षण मिलता है। कर्नाटक में भी 27% आरक्षण मिलता है। महाराष्ट्र में 19% आरक्षण मिलता है। राजस्थान में 21% आरक्षण मिलता है और 5% आरक्षण जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको मिलता है। यह पूरी फहरिस्त है आपके सामने कि किस राज्य को कितना। केरल में 30%, पश्चिम बंगाल में 17% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी और ओबीसी को मिलाकर। तो ये पूरा तमाम राज्यों की जो फहरिस्त है कि किस राज्य में कितने ओबीसी को कितने % आरक्षण मिलता है। लेकिन अब ये जान लीजिए कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, किस राज्य में कितने मुसलमान हैं जिसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 70 से 80% पिछड़ा वर्ग में शामिल मुसलमान हैं। यह आप समझिए। इसलिए क्या यह मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही? पश्चिम बंगाल में 70 से 80% और जो केरल है वहां पर 60 से 70% है। कर्नाटक में करीब 60 से 70% है। यह आबादी जिसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तेलंगाना में 50 से 60% है। तमिलनाडु में 50 से 60% है। बिहार में 40 से 50%, उत्तर प्रदेश में 40 से 50% और महाराष्ट्र में भी 20 से
30% और गुजरात में 10 से 20% और मध्य प्रदेश में 10 से 20% मुसलमान हैं। अब भारत में मुस्लिमों में 40 से 50% ओबीसी आते हैं। जो कुल मुस्लिमों की आबादी है उसमें 40 से 50% जो मुस्लिम हैं वो आते हैं, इसलिए इन राज्यों में इतना बवाल हो रहा है और मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब एक नजर डालते हैं कि किस राज्य में कितना मुस्लिम आरक्षण है, क्योंकि इसलिए यह मुद्दा अहम हो जाता है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। कर्नाटक में जो मुस्लिम हैं ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो करीब 4% आरक्षण पाते हैं। केरल मुस्लिम जो समुदाय आता है SEBC ओबीसी में आता है वो करीब 8% आरक्षण पाता है। तमिलनाडु में हम चलें तो जो बीसी कैटेगरी में मुस्लिम आते हैं वो बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, वो करीब 3.5% आरक्षण पाते हैं जो सब कोटा है। तेलंगाना में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलता है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलता है और पश्चिम बंगाल में कई मुस्लिम जातियां जो कि ओबीसी हैं, ए और बी कैटेगरी में शामिल हैं, वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से उनको आरक्षण मिलता है। इसलिए ये पूरा विवाद हो रहा है, इसलिए उठाया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जो संविधान की मूल अवधारणा है उस धारणा के खिलाफ, अवधारणा के खिलाफ ये पूरा बयान दिया जा रहा है जो कि एक संघर्ष का प्रतीक है और उस संघर्ष को भुलाने की कोशिश की जा रही है। अब उन सभी विवादों पर नजर डालते हैं कि आरक्षण को लेकर कब कब विवाद रहा और उसकी वजह क्या रही, क्योंकि यह राजनीति का यूरिया भी है। जब राजनीति की फसल होती है तो उसमें आरक्षण का यूरिया डाला जाता है जिससे फसल लहलहाने लगे। ऐसे बहुत से आंदोलन हैं जो राजनीति में जिन्होंने यूरिया का काम किया है। मंडल कमीशन, मंडल आयोग 1990, आपको याद होगा, बड़ा विवाद हुआ। ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। विवाद क्या था? मेरिट पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1992 में 50% की सीमा और क्रीमी लेयर लागू करने की बात हुई। विवाद क्या था? किसे फायदा मिले किसे नहीं, इससे फर्क पड़ता है। तीसरा, शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 2006 में आया। कौन था मंत्री? अर्जुन सिंह थे। IIM में ओबीसी कोटा लागू हुआ। विवाद क्या था? कि पढ़ाई की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, आपने वो तमाम विरोध प्रदर्शन भी देखा होगा। EWS आरक्षण 2019 में गरीब सवर्णों को लेकर यह पूरा आया। 10% आरक्षण देने की बात हुई। विवाद क्या था? कि पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। मराठा आरक्षण जो कि रद्द हो गया, 2021 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% जो सीमा है उसका हवाला देकर रद्द किया गया। हवाला क्या दिया गया? कि भाई आरक्षण की सीमा किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो सवर्ण वर्ग है उस पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। ये तमाम तरह के विवाद देखे गए, लेकिन यहां पर मराठा आरक्षण की मांग अब भी लागू है और राज्य सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ओबीसी आरक्षण पर मुस्लिमों को कैसे यह आरक्षण मिल रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का जो कारण है उसे आप गंभीरता से समझ लीजिए। धर्म की वजह से यह आरक्षण मुस्लिमों को नहीं मिलता है। धर्म की वजह से यह आरक्षण मुस्लिमों को नहीं मिलता है। सिर्फ मुस्लिम होने से आरक्षण नहीं मिलता है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि यह आरक्षण मिलता है समाज में पिछड़ेपन के कारण, कि आप समाज में पिछड़ चुके हैं, इसलिए आपको मुख्य धारा में शामिल करना है, इसलिए यह आरक्षण भी आपको दिया जा रहा है। कुछ मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। वो मुस्लिम समुदाय जिसमें मपिला हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, रंगरेज हैं, गुज्जर हैं। गुज्जर कौन से? जो आपको जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की घाटियों में गुज्जर मिलेंगे जो कि पहाड़ों में रहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। इन्हें ओबीसी SEBC लिस्ट में रखा गया है। राज्य तय करते हैं, हर राज्य अलग अलग ओबीसी की सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ने अपनी लिस्ट बनाई है। कितना आरक्षण मिलता है अलग अलग राज्यों में यह मिलता है। कर्नाटक में 4% आरक्षण, केरल में 8%, तेलंगाना में 4%। विवाद क्यों है? इससे असल पिछड़े लोगों का हक प्रभावित होता है, यह मांग संसद में उठाई गई। इसलिए धर्म बनाम पिछड़ेपन की बहस हो रही है और मांग भी ये उठा रही है।
बीजेपी कहती है कि साहब अलग करना चाहिए मुस्लिमों को, क्योंकि जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिलता है, और विपक्ष कहता है कि संविधान की मूल धारणा के खिलाफ यह बयान दिया गया है। अब एक नजर डाल लेते हैं उन सभी जातियों पर जो ओबीसी में शामिल होती हैं। कौन कौन सी जातियां ओबीसी में हैं? केंद्र की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन सी जाति ओबीसी में है? अम्बेदी है, गौड़ है, गोधरा, कुशवा, यादव, कुम्हार, कुर्मी, नाई, धोबी, लोहार, सोलंकी। और मुस्लिमों में जातियां जो कौन कौन सी हैं जो पिछड़ी हैं? वो अंसारी हैं, कुरैशी हैं, रंगरेज हैं, मापिला है, गुज्जर हैं, मुस्लिम गुज्जर। अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं वो कौन है? तांबे, जाट, मराठा, वाल्मीकि और सोनार। राज्यों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कौन सी पिछड़ी जाति हैं? कुर्मी हैं, यादव हैं, नाई हैं, धोबी हैं, लोहार है। बिहार में कुर्मी, यादव, कुशवा, धोबी। कर्नाटक में मापिला, अंसारी, कुछ हिंदू भी हैं, ओबीसी जातियां। तमिलनाडु में मुस्लिम पिछड़े समूह और हिंदू बीसी समूह हैं। महाराष्ट्र में मराठा, कुम्हार, लोहार और यादव, ये तमाम जातियां। इसलिए एक नई बहस छिड़ गई है और इसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे कि आखिर जनता क्या सोचती है। हमने एक सर्वे कराया, लोगों से सवाल पूछे। जो सर्वे कराया वो आपके सामने। पहला सवाल जो सर्वे का हमने लोगों से पूछा आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या आरक्षण का आधार धर्म होना चाहिए? आपकी राय क्या है? जो राय निकल कर आई वो देखिए, 32% लोगों ने कहा कि बिल्कुल धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 11% लोगों ने कहा सिर्फ खास चीजों के लिए होना चाहिए। 52% लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आपके मुताबिक ओबीसी आरक्षण का सही आधार क्या होना चाहिए? आपके मुताबिक लोगों ने क्या कहा? 30% लोग कह रहे थे कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आधार होना चाहिए। 10% कह रहे थे सभी धर्मों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। 40% कह रहे थे कि सामाजिक और आर्थिक आरक्षण भी आधार होना चाहिए और 20% कह रहे थे कि सरकार जैसा तय करे उसको करने दो। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में शामिल करना उचित है? यही मांग संसद में दिखाई दी। तो राय क्या निकल कर आई? 17% ने कहा हाँ वास्तविक में पिछड़ेपन पर हैं इसलिए शामिल होना चाहिए। 33% लोगों ने कहा राज्यों को तय करने दीजिए, वो अपने हिसाब से तय करें। 44% ने कहा नहीं ये पूरी तरह से गलत है, नहीं होना चाहिए। और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या आरक्षण का दायरा अब बदलने की जरूरत आ गई है? 42% लोग थे जो कह रहे थे हाँ समय के हिसाब से अब बदलना चाहिए। 45% ने कहा थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। 10% ने कहा नहीं ऐसे ही ठीक है जैसा चल रहा है। और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो एक और सवाल जो लोगों से पूछा, 5वां सवाल कि क्या सरकार को धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए? जनगणना तो शुरू हो रही है 1 तारीख से, लेकिन क्या धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए? लोगों की राय 37% लोगों ने कहा तुरंत करनी चाहिए, इसकी जरूरत है। 25% ने कहा कोर्ट के निर्देश पे होनी चाहिए। 33% ने कहा जरूरत नहीं है, क्यों की जाए। और 5% लोग कह रहे थे कि हम इस पर क्या कहें, हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौशल जी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल, अचानक से संसद में ये मांग उठ गई, मतलब हकीकत में क्या ये मांग है, बीजेपी गंभीरता से विचार कर रही है या पश्चिम बंगाल के कारण ये आवाज आई? देखिए, बीजेपी का क्लियर कट हमेशा से विचारधारा रही है कि धर्म आधारित आरक्षण किसी को नहीं दिया जा सकता। तो ना मुस्लिम को मिल सकता, ना क्रिश्चियन को मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। तो धर्म आधारित आरक्षण अगर कहीं पर भी दिया जा रहा तो हम उसका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अब बात आती है इस मुद्दे की। आपको ये समझना पड़ेगा, अभी तक की जो पार्टियां थी, मनोज जी, ये हम आप और जितने दोस्त बैठे हुए सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को वोट बैंक के साथ देखा जाता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को वोट बैंक बना करके उसको आरक्षण दिया जाता है। ये पॉलिसी शुरू से चली आ रही है और अभी तक चल रही है।
उस पॉलिसी में वो लोग जो अभी तक डिफाइन नहीं, जैसे कांग्रेस की सरकार थी या इससे पहले की सरकारें जो थी, उनको मुस्लिम में वोट बैंक नजर आता है, वो पूरे मुस्लिम को कभी भी अलग नहीं करना चाहते ओबीसी से। जबकि सच्चाई यह है कि ओबीसी को ऑन एवरेज पूरे देश में लगभग 27% का रिजर्वेशन है। ऑन एवरेज कहीं ज्यादा है कहीं कम है, पर टोटल मोटा मोटा संवैधानिक दृष्टि से 27% रिजर्वेशन है। आज की सिचुएशन में उस 27% का लगभग 8 से 10% आरक्षण जो हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों का है वो मुस्लिम ले जाते हैं। ये इसलिए है, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसका 85% जो मुस्लिम है वो ओबीसी में क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा अदर जातियां भी हैं मुस्लिम के कहीं पर, जैसे आपने साउथ के 4 स्टेट का नाम लिया जहां पर केरला में मुस्लिम को सीधे सीधे ओबीसी बना दिया गया है। कर्नाटका में जो आप 4% कोटा आप दिखा रहे थे, अपने अपने प्रोमो में दिखाया कि 4%, 3%, 3.5% जो बताया आपने कर्नाटका तेलंगाना की बात की, वो उनके मुस्लिम है, जब मुस्लिम उनको शामिल किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो ओबीसी के अंदर आए हैं वो ओबीसी का भेष धर के आए हैं, संविधान का गलत फायदा उठाते हुए आए हैं। आज देश के ओबीसी भाइयों को यह समझना पड़ेगा कि उनका लगभग 8 से 10% का कोटा एक मुस्लिम ले जा रहा है। क्योंकि उनको वोट बैंक के साधने के लिए किया गया। कोई भी जो अभी तक की सरकार है वो कभी इस बात की हिम्मत नहीं करती थी कि इस बात के बारे में कोई चर्चा भी कर सके। लेकिन संवैधानिक बात यह है, अगर आप मंडल कमीशन की बात करते हैं तो मंडल कमीशन का इसेंशियल क्राइटेरिया यह है कि जो भी जातियां, पहली चीज तो यह कि आरक्षण केवल 3 ओबीसी 3 कैटेगरी पे हो सकता है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। अगर कोई शैक्षणिक है तो केवल शैक्षणिक है तो उसको ओबीसी नहीं माना जा सकता, केवल इकोनॉमिक है उसको ओबीसी नहीं माना जा सकता, केवल अगर वो सोशली है उसको भी ओबीसी नहीं माना जा सकता। ये तीनों अगर होगा, यानी कि सामाजिक तौर पे पिछड़ा, आर्थिक तौर पे पिछड़ा और शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा अगर कोई है तो उसको ओबीसी माना जाएगा। मंडल कमीशन साहब ने खुद कहा है, उसमें आंकड़े देख लीजिए, मैं मंडल कमीशन को साइट कर रहा हूं। मंडल कमीशन ने सीधे कहा है और इंदिरा साहनी में वो कोटेड भी है कि मेजॉरिटी जो उनकी स्टडी थी केवल हिंदू जातियों पर आधारित थी। उन्होंने उसके बेसिस पे एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, रफ एंड रेडी। रफ एंड रेडी मतलब उन्होंने केवल, चूंकि हिंदुओं के 27% को ओबीसी माना है, तो उन्होंने मुस्लिम जातियों की में जो भी जातियां हैं उसमें 27% को ओबीसी मान लिया। और वो 27% पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन का लगभग 85% से ज्यादा है। इसका यह मतलब है कि देश में रहने वाला 85% मुसलमान तो ओबीसी हो गया है, पर देश में रहने वाला जो 70% ओबीसी है वो केवल 20% में सिमट गया है। तो ये जो एक राजनीति की गई है एक पर्टिकुलर वोट बैंक को रिझाने के लिए, इसका एक्सपोजर करना बहुत जरूरी है। और संविधान ये कहता है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, तो धर्म आधारित आरक्षण कहीं पे भी दिया गया है वो गलत है और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। मेरे साथ सैयद जव्वाद भी मौजूद हैं और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे पास मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, क्या आपकी राय? मनोज जी, आरक्षण के अगर आधार को आप देखेंगे तो आरक्षण के आधार ये है कि जिस आधार पर किसी व्यक्ति का शोषण हुआ या सामाजिक रूप से पिछड़ा बन गया, जिस आधार पे बना, उसका जो सबसे बड़ा आधार वो जाति आधार है। इसीलिए संविधान में जाति के जिक्र के आधार, जब जाति का जिक्र किया गया था और जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया था। बाकी जो 2 आधार है वो उससे जुड़े हुए हैं, एक तो शैक्षणिक आधार हो गया और तीसरा आपका आर्थिक आधार हो गया। अब आर्थिक आधार की समस्या इस बात की है कि आर्थिक आधार व्यक्ति का बनता और बिगड़ता रहता है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे आपने यूपीएससी के रिजल्ट में देखा होगा कि कोई आईपीएस इससे पहले वाले परीक्षा में थी मैडम, और उसके बाद उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया तो प्रॉपर आईएएस बन गई।
यानी इस बीच में उन्होंने क्या करा कि अपनी जो जमीनें उनके पिताजी के नाम होंगी, हो सकता है किसी और के नाम कर दिया हो, और जब उनके नाम कोई संपत्ति नहीं है तो अब उसके हिसाब से उनका जो इनकम है या आय है वो उस कैटेगरी में आ गया, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की श्रेणी में उन्हें ला दिया। तो इसकी जो सबसे बड़ी विसंगति यही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मतलब कि हमारे पास कोई चेक और बैलेंस ऐसा नहीं है पूरे देश का, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कोई चेक और बैलेंस ऐसा नहीं है जिसपे हम बहुत ज्यादा न्याय कर पाए। शायद इसीलिए जिन लोगों ने संविधान बनाया था, संविधान लिखा था, बाबा साहब अम्बेडकर की बात जानते थे, और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई जानकार अभी इस देश के आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, देश की बल्कि महिलाओं की स्थिति के बारे में जितनी गहराई उनके अंदर थी, जो उनके रिसर्च थे, जितने डेप्थ में थे, मुझे लगता है कि आज के भी संदर्भ में उसे बिल्कुल प्रासंगिक माना जाएगा और आने वाले 100 सालों में भी माना ही जाएगा। तो जो आरक्षण का आधार था, जातीय आधार था, वो सबसे बड़ा और सबसे वैलिड आधार है और उसी आधार पर आरक्षण देने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि जो 80% ओबीसी हैं इस आरक्षण से बाहर चले गए हैं। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाती है और समाजवादी पार्टी इसी बात को बार बार कहती है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए, इस देश की जो जातीय स्थिति है और परसेंटेज के हिसाब से पूरे देश के सामने आ जाए और उसके बाद उसमें यह पता चल जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है और उसे संख्या के आधार पर जब आरक्षण देंगे तो इस तरह की विसंगति आएगी ही नहीं जो जिस तरह की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि जो असल बात है, असल मुद्दे हैं, उस पर कोई डिस्कशन ना हो, इसलिए इस तरह के बीच बीच में कोई शगुफे छोड़ती रहती है। असली जो समाधान इस बात का है, ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ करेगी नहीं, ना ही करना चाहती है। असली समाधान इस बात का है कि अगर आप सही मायने में देश को विकसित करना चाहते हैं, अगर सही मायने में आप देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो इस देश में जो आबादी जिसकी जितनी है उसके हिसाब से उसकी अगर भागीदारी भारत के हर संस्थाओं में नहीं हुई, भारत के हर सेक्शन में नहीं हुई, भारत के हर समाज में नहीं हुई, तो पूरे देश का विकास संभव ही नहीं है। अगर किसी जुडिशरी में आप ले लीजिए, जुडिशरी में पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं ये देखना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं ये देखना पड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं ये देखना पड़ेगा, महिलाएं कितनी हैं ये देखना पड़ेगा। अगर उनकी उचित भागीदारी जुडिशरी में नहीं निकल के आएगी तो भारत में न्याय भी संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर आप न्यायपालिका को भी सही करना चाहते हैं तो वहां पे इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, आप मीडिया में देख लीजिए कि मीडिया में कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, मतलब मीडिया में भी आरक्षण लागू होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? असली देखिए, देश के अगर विकास की आप बात करते हैं और देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिएगा। आप जाके अमेरिका में किसी भी ऑफिस में जाके चेक करिएगा, जो श्वेत और श्वेत का जो रेशियो होगा, जिनकी उनकी आबादी है उसी आधार पे होगा। आप इस बात को पहले समझने का प्रयास करिए कि अगर इस देश की महिला आबादी 50% है और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 50% नहीं हो पा रहा है तो उनके साथ न्याय हो ही नहीं सकता है। सैयद जब्बार, न्याय आपको करना है, सैयद जब्बार मेरे साथ मौजूद है। सैयद जब्बार साहब, बीजेपी के सांसद ने संसद में बड़ा मुद्दा उठाया है, कहा है कि साहब आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है धर्म के आधार पर। जी मनोज भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है और आपको याद होगा जब मंडल आयोग लाया जा रहा था तो कुछ लोग उसके आधार पर कमंडल लेकर के आ रहे और खुल करके विरोध था भारतीय जनता पार्टी ने करा और वो आज भी आरक्षण का विरोध करती। कर्नाटक में जब 2% या 4% आरक्षण को लेकर के बात हो रही थी Y2 कैटेगरी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी यही शगुफा उठाया था और मुंह की खानी पड़ी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये कौन से हिंदुओं के ठेकेदार हो गए हैं आरक्षण विरोधी? अभी यूजीसी के अंदर ओबीसी कैटेगरी के लोगों को शामिल कर लिया गया तो तड़पने लगे, खुद सरकार के पुतले फूके जाने लगे, तब कहां चले गए थे? चलिए छोड़िए। अभी आपको याद है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले का जब पर्दाफाश हुआ तो तुरंत बैकफुट पे आ गए और कितना भेदभाव करा। अच्छा चलिए, बड़ा ये कहते हैं बड़ा हिंदू 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 के बड़ा दर्द रहता साहब, ये झूठ और मक्कारी को भी इसको भी एक्सपोज करता हूं। कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपने कितने ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को जो है वाइस चांसलर बनाया, रजिस्ट्रार कितने लोगों को आपने बनाया, अभी भी कितने पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली हैं। मनोज जी, उस पे आपने एससी एसटी विषय पे बात करवाइए। अरे रुक तो जाइए, बीच में नहीं बोला ना।
अब आपने एक कितने बार सब लोगों को अपनी जो अपनी है बात अभी कर तक लें, उसके पता बाद पे नहीं चर्चा करते हैं। नहीं देखिए, हम तो ये तो आज हम डॉक्टर साहब को आज डॉक्टर साहब ने जो बोला है इसकी क्लिप हम निकाल करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि दिखाएंगे जिस तरीके से जहर उगलाए हैं इन्होंने ओबीसी समाज के लिए, लोगों के कैसे? आरक्षण के लिए, वो तो एक्सपोज करेंगे हम। वो कैसे? ऐसा है, वो तो बताना पड़ेगा ना पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, में। हम आप लोग तो अगर इसी- अगर आप पुरानी फुटेज वीडियो की देखें तो हो सकता है कि जब अर्जुन सिंह थे और वो ओबीसी आरक्षण 27% लेके आए थे, तो मिश्रा जी का फोटो भी हो सकता है कि सफेद कोट पहन के मिल गया होगा विरोध प्रदर्शन का। आप ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा। मैं नहीं, बिल्कुल हम तो जानते हैं। और अभी तो ये क्लिप जरा चंद्रबाबू नायडू को भी दिखाना पड़ेगी, जिनके सहयोगी दल हैं। वो तो बड़ा मुस्लिम आरक्षण के लिए सिफारिशें करते हैं। समर्थन वापस ले लीजिए ना उनसे, अगर है हिम्मत। अगर है हिम्मत तो चंद्रबाबू नायडू को बोलिए, जो टोपी लगा करके जुब्बा पहन करके नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, 2 अल्फाज बोल करके तो दिखा दीजिए। नीतीश अब ये बाबू काम को तो चलिए नीतीश आप कुमार लोग- भी कर रहे हैं। ये तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना गठबंधन का तरीका है। आप भी अरे देखिए, मनोज भाई, आप भी ममता मनोज भाई बनर्जी के देखिए। साथ हैं, लेकिन वहां जाकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति में चलता रहता है। मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है। मिश्रा जी, ये जो आरक्षण की भसड़ है, 10 सेकंड, हालांकि ये कहा जरूर जाता है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई है, एक अमली जामा पहचानने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये विशुद्ध राजनीति का हथियार है। जो भी राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि साहब हम इसका, अभी हाल ही में आपने देखा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग उठने लगी, सुप्रीम कोर्ट कह कह के थक गया, भाई 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर राज्य से राजनीति के चक्कर में कैसे राजनीतियों जातियों को संतुष्ट किया जाए, कैसे उनका चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, कैसे उन्हें खुश किया जाए, प्रस्ताव बना के भेजे जा रहे हैं। पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भेजे जा रहे हैं। मिश्रा जी, 10 सेकंड। मनोज जी सबसे पहले मनोज जी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके माध्यम से देश की जनता को बता दें कि मुस्लिम वर्ग जो है, मुस्लिम वर्ग को मुस्लिम होने पर माइनॉरिटी का सपोर्ट मिलता है सरकार से, वही मुस्लिम वर्ग ओबीसी हो जाता है तो उसको ओबीसी का सपोर्ट मिलता है, और वही मुस्लिम वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी आ जाता है तो उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी फायदा होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, जिस तरह से मुस्लिम वर्ग को वोट बैंक की पॉलिसी के हिसाब से रखा गया है कि उनको सब चीज का बेनिफिट दिया जाए। ये हिंदू मेजॉरिटी देश, जहां पर हिंदुओं को, अगर ये कहें कि जो नॉन रिजर्व हिंदू है उनको ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वर्ग को ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलेगा। यह समस्या यहां पर है। दूसरी चीज, सबसे पहले मनोज जी आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर संविधान में आरक्षण दिया क्यों गया। जब जाति आधारित भेदभाव हुए तो जिनके साथ जाति आधारित भेदभाव हुए उनको आरक्षण दिया गया, और मंडल साहब का मंडल कमीशन उठा करके देखा, बीच में प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बिल्कुल, सुनिए तो मंडल साहब ने ये कहा है कि जब मनोज जी बीच में बोलने लगे, मनोज बीच में बोलने लगे। सैयद जी एक बार अपनी बात पूरी, मिश्रा जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, कास्ट इज ओनली इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर सोशल बैकवर्डनेस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंडल कमीशन कह रहे हैं, और ये इंदिरा साहनी ने कंफर्म किया कि कास्ट इज द ओनली क्राइटेरिया। और जो लोग, आप समझिए, जजिया कर लगाया था मुस्लिम ने आकर के, क्यों लगाया था? उन्होंने जजिया कर 48 दरहम लगाया था अपर क्लास को, 24 दरहम लगाया था मिडिल क्लास को, 12 दरहम लगाया था लोअर क्लास को। और जो लोग वो पैसा नहीं दे, अरे सुन, बीच में कहां गए मनोज जी? बीच में नहीं बोलिए। दरहम जब ये जजिया कर लगाया था, किस पे लगाया था? जो लोग जजिया कर नहीं दे पा रहे थे वो फोर्स में डर के मारे मुस्लिम बन गए। हिंदुस्तान में तो केवल हिंदू ही रहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो एक्स हिंदू हो। जवाब दे दिए सैयद, जवाब ठीक है। जजिया कर लगाने वाले लोग जो डर, बड़ी बात कर दी आपने, जवाब ले लेते हैं। नहीं, जजिया कर लगाने वाले लोगों को कैसे, आप बताइए ना। और जो लोग कहते हैं कि हमने 700 साल सत्ता देश चलाया, वो लोग जो 700 साल देश चलाने लगे वो आकर के रिजर्वेशन। ठीक है, अब जवाब ले लेते, जवाब जल्दी से जवाब। आपकी एक्सपर्टीज जो है ना वो ऑर्थोपेडिक्स है। आप ये बताया करिए, उसकी चिंता ना करो, अभी पर्सनल पे नहीं। अभी यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, अभी यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, जब आपको डॉक्टर से मिलना हो तो हॉस्पिटल आ जाइएगा, इलाज कर देंगे आपका। वो
हाँ, जब अरे हॉस्पिटल की सुनिए। जरूरत हो, डॉक्टर जरूर अरे मैं- हॉस्पिटल अरे आइएगा, बड़े- वेलकम। अभी यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है और आप पॉलिसी ये बात बता कर रहा है। आप अरे भाई आप देखिए, आप मुझे नहीं पता कितना इंटरेक्शन सामाजिक तौर पे करते होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, बहुत ज़हीन अच्छे डॉक्टर हैं, मैं जानता हूं इस चीज को। लेकिन जहां आरक्षण की बात होती है ना सर, उस चीज को जिस एतबार से बोलना चाहिए वो आप सीखिएगा अमित शाह साहब से। मेरे से उन्होंने ज्यादा नहीं खुद समझ कहा सकते आप। कि का आरक्षण जो मेरे है को ना, आरक्षण सुन का लीजिए। एबीसी XYZ अरे सब सुन पता लीजिए। है। खुद अमित शाह साहब, आप खुद पूछ लीजिएगा अमित शाह साहब का ओबीसी आरक्षण के ऊपर क्या स्टैंड है। उन्होंने तो बाकायदा, आपके लोगों ने तो ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये मोहन अरे भागवत भैया, ये साहब ने बताओ, कहा था। और आरक्षण खत्म करने की बात एक मिनट जब्बार पार्टी के साहब, लोग ही करते हैं, ये हम बात जानते हैं। अमित शाह साहब ने नहीं, देश के ये बात OBC से इंदिरा आपको साहनी के तकलीफ जजमेंट है, में लिखी हुई है। देश के ये बात आपको इंदिरा साहनी दलितों के से जजमेंट में तकलीफ लिखी हुई है। देश के पिछड़ों से आपको तकलीफ है, इस देश की महिला आप विरोधी मुस्लिम मानसिकता रिजर्वेशन पे बात आपको- कीजिए, आपको महिलाओं मुस्लिम से रिजर्वेशन पे बात इस देश कीजिए, के युवाओं से देश आपको के तकलीफ है। हिंदू आपको ओबीसी की छोटा बात एक मत एग्जाम्पल कीजिए। देता हूं। अभी ये टॉपिक है अरे मुस्लिम मनोज भाई, रिजर्वेशन, अभी हम मनोज भाई उसकी बात देखिए, मैंने कीजिए। बीच में इंटरप्ट नहीं करा, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं करा। मुझे उम्मीद है कि मुझे वक्त दिया जाएगा, फिर मैं भी लगातार बोलने लगूं तो बात अलग होगी। मैं यही कह रहा हूं, अभी भी साहब जो लोग लाइनों में लगे हैं ना, जो सिलेंडरों की लाइनों में लगे हुए हैं, जिनको अरे सिलेंडर आरक्षण नहीं की बात मिलता होगी, है, आप सिलेंडर पे पहुंच गए यार। मुस्लिम आरक्षण पे बात कीजिए साहब। आप मुझे 5 पॉइंट ऐसे बता दीजिए जब्बार साहब, मेरे को 5 पॉइंट ऐसे बता दीजिए कि मुस्लिम को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। पांच पॉइंट पूछे, 5 पॉइंट का जवाब दे दीजिए कि मुस्लिम को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। ये 5 पॉइंट बता दो, फिर हम यादव साहब के पास जाएंगे। मुझे ये बताइए कि मुसलमानों को आरक्षण कौन से क्षेत्र में धर्म के आधार पर मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जहां आरक्षण मिलता है वो धर्म आधारित नहीं है, कहीं पर भी है। कर्नाटक में Y2 श्रेणी के अंदर जहां मिलता है वो धर्म आधारित नहीं है, और जहां ऐड करा गया था वो तो कर्नाटक के अंदर देवेगौड़ा सरकार लेकर के आई, वो तो आपके सहयोगी दल हैं, आप पता कर लीजिएगा। आज वहां पर नहीं बोला जाएगा, जहां सत्ता बनाने की बात होगी, जहां अपना गठबंधन होगा, वहां तो हर तरीके का चलेगा, ठीक है, साम दाम दंड भेद पूरी राजनीति चलेगी। लेकिन नीतीश बाबू से आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप तो गठबंधन में रहे, आज तक याद नहीं आई, वहां पर भी होता है। और वो तो बड़े खैरख्वाह बनते हैं, सेकुलरिज्म के सुरमा बनते हैं, उन्हीं के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू बड़े सुरमा बनते हैं, मैंने नाम लिया। जैन चौधरी जो आपके साथ हैं, उनसे पूछ लीजिए आकर के। मनोज जी, अभी एक पॉइंट नहीं आया, एक पॉइंट आया, उससे पूछ लीजिए कि आखिरी उनका पॉइंट, स्टैंड क्या है। आखिरी पॉइंट। इनके सहयोगी दलों का स्टेटमेंट, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए सांसद के स्टेटमेंट से सहमत है? साहब, पूछ लीजिए, मुस्लिम को अभी पता चल रिजर्वेशन जाएगा। क्यों मिलना चाहिए, इसका जवाब दो यार। ऊपर है, चला नहीं पाएंगे आप। नहीं, उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि मुस्लिमों को जो आरक्षण मिल रहा है वो मुस्लिमों के कारण नहीं मिल रहा है, वो ओबीसी जातियों से आते हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण मिल रहा है, ये उन्होंने जवाब दिया। यादव, धर्मेंद्र यादव मेरे साथ है। धर्मेंद्र जी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी रिजर्वेशन का समर्थन नहीं किया। अगर रिजर्वेशन का समर्थन करती भारतीय जनता पार्टी तो जातिगत जनगणना है। अरे साहब, क्या बात कर रहे हो आप? धड़ाधड़ बीजेपी शासित राज्यों से आरक्षण के प्रस्ताव दिल्ली आ रहे हैं, धड़ाधड़ प्रस्ताव दिल्ली आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से लगातार आ रहे हैं। मनोज जी, जातिगत जनगणना की घोषणा शायद हो चुकी है, ये अखिलेश यादव जी को जातिगत जनगणना की घोषणा हो चुकी है, जाति का कॉलम हटा दिया गया है। जातिगत जनगणना की घोषणा हो गई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें जाति का कॉलम हटा दिया गया है। यही तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो चाहती है कि संविधान को एक किनारे रख दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो मन विधान है उससे देश को चलाया जाए। ये संभव नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जिस आधार पर किसी का शोषण हुआ है, सामाजिक पिछड़ापन उसके अंदर आया है, उसी आधार पर आरक्षण देने की जरूरत है। और अगर आप इस मन से देंगे कि वो भी इसी देश का नागरिक है, बिना उसके आगे जाने से देश आगे जा ही नहीं सकता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी जितने जल्दी समझेगी, 2024 के चुनाव में 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कर रही थी, अब संविधान बदलने का तो मनसा इनकी फेल हो गई है। अब ये क्या कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। देखिए साहब, ये आरक्षण तो इतनी दुधारू तलवार है, अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से अगर हटा दिया जाए और सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक चश्मे से देखा जाए, तो सबसे पहले तो क्रीमी लेयर के बारे में विचार करना चाहिए। और जो गरीब है, जिस जाति का है, जिस धर्म का है, उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है,
अब बहुत सी ऐसी मनोज जी- जातियां हैं, बहुत सी ऐसी जातियां जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही हैं, लेकिन साहब उन्हें आरक्षण का लाभ चाहिए। जिनके पास मनोज एकड़ों जी- जमीनें हैं लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, और बेचारा वो खेतिहर मजदूर है जो जिसके पास एक झोपड़ी नहीं है, वो आरक्षण का लाभ ले नहीं पा रहा है क्योंकि वो सक्षम हो नहीं पा रहा। मिश्रा जी। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा अपने दोनों साथियों से, अभी तक इन्होंने मुद्दे पे जवाब नहीं दिया कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना क्यों चाहिए, उनकी क्या सोशल बैकवर्डनेस है। उन्होंने यहां पर, इनका ये कहना है कि 1000 साल राज किया है, उन्होंने पूरी सत्ता चलाई है, उन्होंने हम पे जजिया कर लगाया है, जो जजिया कर नहीं दे पाते थे वो बदल गए। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम अगर इस देश के नागरिक हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं बताता हूं। नहीं, सारे मुस्लिमों को बोरे में भरो और भोर के जो है पाकिस्तान फेंक दो। हर मुस्लिम नेता, हर मुस्लिम व्यक्ति अगर कुछ कहेगा तो बोले पाकिस्तान भेज दो। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता। संवैधानिक तरह से बात करेंगे ना जी। संविधान यही कहता है ना कि जो मुस्लिम है अगर वो गरीब है तो उसको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलना चाहिए। हम दे रहे हैं, उसमें पार्ट ले रहे हैं। मुस्लिम अगर माइनॉरिटी है तो उसको माइनॉरिटी के बेनिफिट मिल रहा है, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन खोल करके 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो भी उनके पास है। लेकिन वो हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों का हक खा रहा है। मेरी समस्या यहां पर है। और अखिलेश यादव जी कितने साल से सरकार में आते हैं, मिश्रा जी, क्रीमी में आते हैं। मिश्रा जी कितने साल से सरकार? अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े बिल आपने पास कर दिए, 10 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, ये भी पास कर देते, हटा देते, काहे नहीं हटा? मनोज जी, जिस दिन जनता आवाज उठाएगी उस दिन पास कर दिया कमाल जाएगा। कर रहे हैं। जनता की जो डिमांड होगी वही करेंगे। अरे सांसद अब की डिमांड कर रहे हैं, सांसद संसद में खड़े होकर डिमांड कर रहे हैं। अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूं, हमने धारा 370 हटा दी, हमने राम मंदिर बनाया। अरे तो धारा 370 हटा दी, राम मंदिर हट गया, तो इसको भी हटा के खत्म करिए। बहस क्यों हो रही है? सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर बीजेपी का एजेंडा ये है और मिश्रा जी भी इससे सहमत हैं, लक्ष्मण साहब ने संसद में आवाज उठा दी, तो इसको प्रस्ताव लाएं, बिल पेश करें और खेल खत्म करें। जिस दिन देश का हिंदू ओबीसी डिमांड करेगा वो पूरी बात हो जाएगी, देखते रहिएगा यहीं पर। लेकिन जिस तरह से जो अच्छा एक बात बताइए, अभी किन्नरों को लेकर एक बिल आया, किन्नरों को लेकर बिल आया, सारे किन्नर सड़क पर आ गए और किन्नर समाज कहने लगा कि साहब हमसे बात ही नहीं की और हमसे संबंधित बिल लेकर आ गए। काहे लेकर आ गए? भाई MY फैक्टर की जो राजनीति करते हैं वो मुस्लिम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा। वो तो केवल हिंदू ओबीसी का हक मार करके मुस्लिम को दो रहे हैं। धर्मेंद्र जी, 27% कोटे में से 7 से 10% कोटा MY खेल है, MY फैक्टर का खेल है ये पूरा, और कुछ नहीं है। धर्मेंद्र जी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता और सांसद सबको बस एक ही चीज दिखती है, समाज में कैसे बंटवारा हो, कैसे वैमनस्य फैले और कैसे उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एसयूपी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, ये बताइए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ सवर्णों में होता है, पिछड़ी जाति में नहीं होता है, दलित में नहीं होता है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं होता है, उसे मुस्लिम में होता है। मुस्लिम में भी होता है। मैं बताता हूं, उसको ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं शामिल करना चाहिए? ओबीसी में वो लोग उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया एडेड है भैया। इसका जवाब मनोज जी समय दीजिएगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे दोस्त यादव जी जो बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र जी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी, ओबीसी में सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑलरेडी कवर्ड है। लेकिन आप अगर इकोनॉमिक की बात करें तो सिर्फ इकोनॉमिक में कोई भी आ सकता है जिनको कोटा कहीं और नहीं मिला, यानी जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है। तो आप भ्रमित मत करिए। अखिलेश यादव जी से कहिए कि हिंदू ओबीसी में से मुस्लिम ओबीसी को निकाल दे तो यादव समाज का और बाकी सारे ओबीसी का ज्यादा फायदा होगा। और वो तो खुद क्रीमी लेयर से आते हैं, पूरे खानदान के 27-37 लोग थे, सब क्रीमी लेयर वाले थे। लेकिन ओबीसी की राजनीति करेंगे, खुद क्रीमी लेयर में आएंगे। बताओ, आपके फायदे की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, मिश्रा जी कितना सोच रहे हैं आपके बारे में? मनोज जी, किसी की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, उसे वो क्रीमी लेयर लगे तो वो चश्मा बदल देना चाहिए उसको। मैंने जो सवाल पूछा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या शेड्यूल कास्ट में नहीं होते, शेड्यूल ट्राइब में नहीं होते, ओबीसी में नहीं होते, और ये जो कह रहे हैं मुस्लिम, क्या मुस्लिम में भी नहीं होते, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? दूसरी बात, मुस्लिम तो है ईडब्ल्यूएस में। सुन लीजिए, दूसरी जो अपर कैप, हाँ मुस्लिम है, बाकी लोग नहीं है। दूसरी जो अपर कैप इन्होंने बना रखी है, अगर संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रोविजन नहीं था
और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बदल करके आर्थिक आधार पर आरक्षण का भी इंतजाम कर दिया, तो क्यों नहीं ओबीसी, एससी और एसटी के कैप को ऊपर करके 65-70% कर दिया जाए, ताकि किसी को आपत्ति ना हो। जब उनको पूरा हक मिलेगा, जब उनका रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हो जाए, एसोसिएट प्रोफेसर, समझ गया मैं। प्रोफेसर हो, वहां मिल जाएगा, जुडिशरी में मिल जाएगा, मीडिया में मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में हो रहा मिल है ना, जाएगा, न्यायपालिका में राजनीति भी मिल आरक्षण जाएगा। की बात हो रही है, फिर मीडिया तो में भी आरक्षण की बात हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात हो रही है। और उस समय के जो तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, वो तो एक प्रस्ताव लेकर आए थे, तो सब में आरक्षण की बात होगी, समाज को न्याय दिलाने की बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को न्याय क्या मिल पाएगा, ये राजनीति की बात है। और आरक्षण एक राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनीतिक पार्टी इससे ऊपर उठकर नहीं सोच पाती, इसकी समीक्षा के बारे में भी विचार नहीं कर पाती कि कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और वाकई किस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और किस वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी जलती हुई आग है, इसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता, और जो हाथ डाल देगा उसके हाथ जल जाएंगे। ये सबसे बड़ी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बात करते हैं हेडलाइंस की। Presented by